न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे सदन की, जहां अच्छी सड़क को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। फिर बात होगी सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा की, जिनकी आज स्पीकर सीपी जोशी से तीखी बहस हुई। हालांकि बाद में लंच डिप्लोमेसी में सुलह भी हो गया। वहीं बताएंगे आपको क्या है डेपुटेशन की प्रसादी, तो दिखाएंगे आपको कैसे गरीबों के साथ हुआ भद्दा मजाक। और खबरों में सबसे पहले बात सीएम अशोक गहलोत की, जिन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई, जिसमें सिब्बल ने कहा था कि गांधी परिवार किसी और को मौका दे। सिब्बल ने यह बयान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद दिया था, जिसके बाद अब सीएम गहलोत ने सिब्बल पर निशाना साधा और उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिब्बल के बयान पर करारा वार किया है। उन्होंने सिब्बल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और एक बार फिर से सीएम अशोक गहलोत ने कह दिया है कि कांग्रेस का डीएनए और देश का डीएनए दोनों एक है। तो कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के सिब्बल, उनको करारा वार दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बयान जारी किए हैं उसके जरिए उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कांग्रेस और देश का डीएनए एक है और उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वो कपिल सिब्बल जी के दिमाग में ये बातें क्यों आती है, इस प्रकार क्यों वो फ्रस्ट्रेशन में बात करते हैं, मेरी समझ के परे हैं। उनसे मैं उम्मीद नहीं करता था। जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार का उनका सोच है, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण। देशवासी चाहते हैं हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर क्षेत्र के लोग, दक्षिण के हो या पूर्व के, पश्चिम के हो, उत्तर के हो, सब चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को एकजुट रखना है तो गांधी परिवार के नेतृत्व में एकजुट रह सकती है। ये अगर विश्वास या क्रेडिबिलिटी उनकी बनी हुई है तो आज हर कांग्रेस जन उनके साथ में है। देखिए, कांग्रेस संगठन तो घर घर में घुसा हुआ है, वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। इस समाप्त होने की जो बातें करते हैं वो खुद समाप्त हो जाएंगे, परंतु कांग्रेस तो इस देश के अंदर 135 साल के लगभग हो गए और अगली शताब्दी तक फिर रहेगी। कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस का डीएनए और देश का डीएनए एक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, सिब्बल पर करारा वार किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए एक बार फिर से कह दिया है कि देश और कांग्रेस का डीएनए एक है। किस मायने में देखा जाए उनके इस बयान को? अब बिल्कुल देखिए, अशोक गहलोत जो है पूर्व में भी कपिल सिब्बल को लेकर तीखा हमला बोल चुके हैं और आज अब फिर एक बार मुख्यमंत्री ने तीखी टिप्पणी की है कपिल सिब्बल को लेकर। जिस तरह का बयान आया था कपिल सिब्बल का गांधी परिवार के नेतृत्व पर, उन्होंने सवाल उठाए थे, उसके बाद आज मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि कपिल सिब्बल भले ही देश के नामी गिरामी वकील हैं, लेकिन वो कांग्रेस की संस्कृति के व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस की संस्कृति को वो समझते नहीं है, उन्हें कांग्रेस की संस्कृति का ABCD भी नहीं पता है। तो ये एक तरीके से तीखी टिप्पणी आई है और ये कहा है मुख्यमंत्री ने कि कांग्रेस की संस्कृति ऐसी रही है कि यहाँ पर लोगों की एंट्री जो है वो काफी मेहनत करने के बाद, काफी संघर्ष करने के बाद लोगों को यहाँ पद मिलते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल की जिस तरीके से एंट्री हुई कि उन्हें केंद्रीय मंत्री वो बने, पार्टी के स्पोक्स पर्सन रहे और ये सब सोनिया गांधी के आशीर्वाद, राहुल गांधी के सहयोग से हुआ। लेकिन अब जबकि पार्टी को साथ की जरूरत है तो ऐसे वक्त में वो अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं पार्टी विरोधी, तो ये एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनको जो है वो इतिहास, वो कांग्रेस पार्टी का क्यों भूल जाते हैं, आखिर वो क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन में बयान देते हैं, ये समझ से परे है। तो अलग अलग जो है वो टिप्पणियों के जरिए मुख्यमंत्री ने हमला बोला है और ये कहा है कि कपिल सिब्बल जो है वो फ्रस्ट्रेशन में बात करते हैं, उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती। जबकि पार्टी जो है वो संघर्ष कर रही है, पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है, तो इस दौरान पार्टी का साथ देना चाहिए। और एक बार फिर मुख्यमंत्री ने वही बात दोहराई कि कांग्रेस को खत्म करने की बात करने वाले लोग खुद जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो देश के गांव-गांव में, घर घर में बसी हुई है और एक तरीके से कांग्रेस और
देश का डीएनए जो है वो एक है। तो बड़ा जी बयान बिल्कुल जरूर- दिनेश, देखिए कांग्रेस से लगातार अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि गांधी परिवार से ही कांग्रेस एकजुट है और लगातार ये संदेश उनके द्वारा दिया भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारियों के लिए। उधर मुख्यमंत्री के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के खिलाफ सदन में स्पीकर की कार्रवाई का मामला हालांकि सुलझ गया है, लेकिन संयम की पीड़ा अभी भी बाकी है। संयम गहलोत सरकार के मंत्रियों से नाराज हैं। हालांकि उन्होंने अपने पद को लेकर फैसला सीएम पर छोड़ रखा है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि पीड़ितों की आवाज उठाने के लिए ही वो सदन में आए हैं और आगे भी वे ऐसा ही करेंगे। ये विषय नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार है किसको एडवाइजर बनाते हैं नहीं बनाते हैं, लेकिन जनहित में काम करना सबसे पहली प्राथमिकता है। मार्शल थ्रेस्ड यू आउट फ्रॉम द हाउस, क्या कहेंगे इसको लेके? ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा सदन में बात रखने के लिए है, लोगों की तकलीफ एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन लगातार सदन में पर्चियां बंद हो गई, स्थगन प्रस्ताव पर मंत्रियों के जवाब बंद हो गए। ये सब स्थितियां अच्छे लक्षण नहीं है। पार्टी के लोग रोज ही करते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता, और हमने एक पीड़ित आदमी के लिए आवाज़ उठाई तो थ्रो हिम आउट। आपकी अधिकार क्षेत्र में है, आप भले ही पूरे सेशन के लिए आउट कर दें। पीड़ा हुई आपको? पीड़ा हुई काफ़ी? पीड़ा तो क्या है, हम तो संघर्ष करते आए हैं, करते रहेंगे। अगला कदम क्या अब? अगला कदम क्या आपका? अगला कदम क्या, हाउस में बैठे हैं, लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। विधानसभा में आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ था। विधायक संयम लोढ़ा की ओर से लाए गए प्रस्ताव का जवाब मंत्री शांति धारीवाल ने दिया, जिससे लोढ़ा संतुष्ट नजर नहीं आए। देखते ही देखते मामला उस समय तूल पकड़ गया जब नाराज विधायक संयम लोढ़ा अपनी सीट छोड़कर विरोध जताने वेल में उतर आए। इस गतिरोध के बीच हंगामा इस कदर बढ़ गया कि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने सख्ती दिखाई, मार्शल बुलवाकर विधायक संयम लोढ़ा को सदन से बाहर करवा दिया। 18 में कांग्रेस पार्टी की ओर से तब बदलू थाने का हमने घेराव किया था और पूरे समाज को सबको पता था कि ये निर्दोष है। ना आप इस हिस्ट्री से क्या संबंध है? आप 7 दिन में जांच हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। ना प्लीज, ये गुंडागर्दी पुलिस की चर्चा समाप्त हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय प्लीज आप धरना करिए। माननीय चर्चा समाप्त हुई। माननीय कटारिया जी, ध्यान, चर्चा समाप्त हुई। कटारिया जी, माननीय सदस्य, I will name you. Don't, you have no right to do it. माननीय सदस्य, I will throw you out. I will throw you out. पहले प्लीज, ये घर का काम नहीं है। माननीय सदस्य, अपने मन से नहीं चलेगा हाउस, आपके मन से नहीं चलेगा। मार्शल, throw him out. Throw him out. I will not allow it. 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 माननीय पुनिया जी, मैं आपका काम है। बेटा प्लीज, आप बेटा प्लीज, आप बेटा गलत तरीका है या उसको मजाक समझ रखा है आपने? ये गलत तरीका बिल्कुल ही, मतलब यू वांट टू इम्पोज एवरीथिंग ऑन द हाउस। आपको मौका दिया, सुनना ही तरीका ठीक नहीं है। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं मैं, आपको राइट है अपनी बात करने का, सरकार को बात करने का अधिकार है, लेकिन आप कार्रवाई को सदन में नहीं सौंप सकते। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अनप्लेजेंट काम मुझे नहीं करने दें। वहीं प्रदेश में बढ़ती मिलावटखोरी के मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार की शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी के खिलाफ सिर्फ ऐलान हुआ और कुछ नहीं, तो चिकित्सा मंत्री ने आंकड़ों के जरिए सदन को बताया कि सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई नहीं दे सकती। युद्ध अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु डायरेक्टर ऑफ फूड सेफ्टी की घोषणा करता हूं। अब यह डायरेक्टर ऑफ फूड सेफ्टी कहां बना है, किस जगह है? मतलब विधानसभा के फ्लोर पर घोषणा करते हैं और उसकी जगह आपने क्या किया है? आपने घोषणा का तो किया था, निर्देशालय अलग खोला जाएगा, लेकिन एक प्राधिकरण बता दिया, एक प्राधिकरण बनाया। घोषणा बजट में क्या कहा आपने?
और आपने एक प्राधिकरण बना दिया, गठन किया, संतोष कर लिया, ना तो कोई बजटीय प्रावधान अभी तक रखा उसमें। जो कुछ आपने बनाया है उसमें कोई बजटीय प्रावधान नहीं हो तो आप बता देना। नहीं है जो संभाग और जिला ब्लॉक स्तर पर कोई अलग अधिकारी या स्टाफ उसमें लगाया गया है। हमने निश्चित रूप से जो 2019 में 59 जो इनके खाद्य सुरक्षा अधिकारी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 के बजट में 50 पद बढ़ाए। इस बार फिर वापस उन्होंने इसकी गंभीरता को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय 200 पद और बढ़ाए। 298 पद इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के बनाए। इसी गंभीरता को देखते हुए प्रयोगशालाओं की संख्या 2018 के बाद हमने बढ़ाई। हर जिले में प्रयोगशालाएं बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐलान है, उसको हम पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से ये खाद्य पदार्थ आपने कहा कि ये छोटे दुकानदारों पर नहीं, जहाँ बनता है वहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ ही आज सदन में राजस्थान में नकली दवाई और नशे के कारोबार का मामला भी उठा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस पर सरकार को घेरा और राजस्थान को पंजाब की राह पर न जाने की मांग कही। तो चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने माना कि लैब की कमी से हम नकली दवाई के खिलाफ कार्रवाई में पिछड़े थे, लेकिन अब दवा के नाम पर मौत बांटने वालों के खिलाफ तेज गति से कार्रवाई हो रही है। राजस्थान में 20,000 करोड़ की दवाइयां राजस्थान के 7.5 करोड़ लोग खाते हैं। और जो आंकड़ा मैं लेकर आया हूं अमानक दवाइयों का, ये मेरा नहीं है, मैंने आपके कागजों से निकाला है। अध्यक्ष महोदय, ये जो अमानक दवाइयां हैं 2018-19 में 3964 में से 206 अमानक पाई गई और 2019-20 में 3742 में 193 5.15। 1000 करोड़ की दवाइयां राजस्थान का अनजान गरीब आदमी, मरीज आदमी ये सोच के खाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं कोई आरोप लगाने के लिए बात नहीं कर रहा। और मैं आपसे निवेदन करूं, ये जो आपने पेंडेंसी बताई, कोई साल मुझे बता दो जब आपकी पेंडेंसी दवाइयों की जांच की सिर्फ 6 सैंपल लेता है एक इंस्पेक्टर, 108 इंस्पेक्टर है, पर कम से कम इसको करो। अरे कि नशीली दवाइयों में सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, उड़ता राजस्थान। आप मेरी खुद की जमीन है हनुमानगढ़ में, इधर हालात बहुत बेहतर है, गंदे हैं, मतलब पूरा रैकेट बन गया पंजाब तक का। हमारी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने आप जो लेबोरेटरी नहीं, उदयपुर, जोधपुर, वहाँ भी हम चारों लेबोरेटरी, हमारी अभी एक लेबोरेटरी थी, इसलिए 6000 तक हमारी पेंडेंसी थी। अब ये चारों को हम बहुत जल्दी से जल्दी, हमारे पास स्टाफ मिल गया, सारी चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें हमने संचालित कर दी। बहुत जल्दी इनको जल्दी से जल्दी कोशिश करके चारों लेबोरेटरी हमारी शुरू हो जाएगी अध्यक्ष महोदय। तो निश्चित रूप से इन नकली दवा निर्माताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उन पर भी दबाव बढ़ेगा। 4 प्रयोग, पहले एक प्रयोगशाला थी। ये सही बात है कि आपने वो पिछले प्रकरण में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भी कहीं लापरवाही हो सकती है, मैं नहीं कहता, कहीं इसमें बहुत बड़ा कुछ बड़ा रैकेट भी था, हमने उसको ठीक किया है। उधर विधानसभा में आज सरकार के कामकाज और मंत्रियों की गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी तीखी नोकझोंक हुई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के तंज पर गोविंद सिंह डोटासरा ने जोरदार पलटवार किया। मामला पिछली सरकार के वक्त के कामकाज की भी हुई। राठौड़ ने गहलोत सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए तो डोटासरा ने राठौड़ को आईना दिखाने में कोताही नहीं बरती। देखिए कैसे सड़क और हैंडपंप के मुद्दे पर माननीय भिड़ गए। जीरो आवर्स है, लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। आप ऑफिसर गैलरी को देखो, आप कम से कम जीरो आवर्स में तो लोगों को रहना चाहिए। इनको सुनिए, अच्छी आप देख रहे हैं मान्य ना, आप सड़कें मांग रहे थे 2014 वाला, आपकी सरकार का ऑर्डर पढ़ लो थोड़ा सा। आपको कहते हुए थोड़ा बहुत भी दिमाग नहीं लगाया कि हम डिमांड क्या कर रहे हैं। आप 2014 का ऑर्डर पढ़ो। ये आपने हमारे साथ क्या किया था, आपने हमारे साथ क्या किया था। आपको शर्म ही नहीं आती है कहते हुए, इस तरह की डिमांड करते हुए। क्या बात कर रहे हो आप? आपने 2014 में क्या किया था हमारे साथ? बैठिए, एक हैंडपंप नहीं दिया था हमको। सड़क छोड़ दीजिए, एक हैंडपंप नहीं दिया था तुम लोगों ने। आप लोगों ने एक हैंडपंप नहीं दिया था आप लोगों ने। क्या बात कर रहे हो? किस बात की डिमांड कर रहे हो आप? जवाब ही नहीं। फिर आ जाना इधर, फिर आ जाना इधर, फिर आ जाना इधर, फिर आ जाना इधर। इधर आने की तैयारी है ना? ये इधर आ जाना, फिर आ जाओ, फिर
श्री नारायण सिंह देवल। आपकी तरह हमें मिनी बस की सवारी नहीं थे, हम 22 नहीं है, 73 नौजवान बैठे हैं, 1 मिनट में नाकों चबा देंगे चना, 73 बैठे हैं। रावण का घमंड भी नहीं चला, रावण का घमंड भी नहीं चला, आपका भी घमंड नहीं चलेगा। माननीय हमको घमंड नहीं है, घमंड तो आपको है। घमंड हमको नहीं है, घमंड तो आपको है। सत्ता में चूर हो, शांति बनाए रखें, ठीक है ना? माननीय सत्ता से करो, सत्ता से प्लीज बैठिए, मत रहो। घमंड से तो सत्ता पक्ष जो कुछ आप दूर है, और इतना घमंड करना भी ठीक नहीं है। अंकित नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। जो कुछ भी आप लोग बोल रहे हैं अंकित नहीं होगा। कृपया बैठे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक कर लेते हैं इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर का। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस का बड़ा फैसला सामने आया है। सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के पार्टी अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है। मणिपुर, गोवा, पंजाब के पीसीसी चीफ इस्तीफा देंगे। यूपी और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष से भी इस्तीफे की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से 5 प्रदेश के जनादेश सामने आए थे, उसके बाद सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक भी हुई थी। उसके बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बड़ा कदम लिया गया है, बड़ा एक्शन लिया गया है और 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस की ओर से बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। 5 राज्यों में हार के बाद सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के पार्टी अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी रवि सिसोदिया जुड़ चुके हैं। रवि, बड़ा एक्शन लिया गया है कांग्रेस की ओर से, क्या कुछ जानकारी? रविवार को कांग्रेस की बैठक, उस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे और करीब 50 अन्य सदस्य भी मौजूद थे। उस दौरान इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में पार्टी का बड़ा लिया गया था कि आने वाले दिनों में चिंतन शिविर होगा, लेकिन जो हार हुई थी, हार को लेकर फैसला लिया जाना था और पूरी जिम्मेदारी यही है कि जो फैसला है पूरी तरह से कांग्रेस अध्यक्ष को छोड़ दिया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष जो चाहे फैसला ले सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने जिससे फैसला लिया है, जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए जहां कांग्रेस की करारी हार हुई है, उन राज्यों जी रवि, बिल्कुल, और बड़ा एक्शन लिया गया है कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते एक और बड़ी खबर का। हिजाब विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी डाली गई है। 5 छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया था हिजाब विवाद को लेकर और हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि स्कूल और कॉलेज में जो हिजाब है वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। और इसी को देखते हुए जो छात्राएं थी, जो याचिकाकर्ता थी, वो असंतुष्ट थी और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। और उधर हिजाब कंट्रोवर्सी पर सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने भी प्रतिक्रिया दी है। संयम लोढ़ा ने कहा कि मैं व्यक्ति रूप से मानता हूं, हर औरत को यह आजादी होनी चाहिए कि वो क्या पहने। औरतों का बंधन में रखना ठीक नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मानना है कि कौन सी स्त्री क्या पहने, ये तय करने का उस स्त्री को अधिकार है। और शिक्षण संस्था के संदर्भ में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय का सबको सम्मान और आदर करना चाहिए। राजस्थान में अशोक गहलोत साहब की सरकार घूंघट प्रथा के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और जिला स्तर पर भी, प्रशासनिक स्तर पर भी इसमें लोगों को, स्त्रियों को, सबको सजग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जितनी भी बातें हैं स्त्रियों को अलग अलग तरीके के बंधन में बांधने की, ये मौजूदा दौर में उचित नहीं है और उनको उनके हिसाब से जीने का अवसर देना चाहिए। तो वहीं हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। इन याचिकाओं में कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी और 5 फरवरी के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी।
का महत्वपूर्ण फैसला हिजाब को लेकर के जो सुनवाई चल रही थी, मुस्लिम छात्राओं द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में जो रिट लगाई गई थी उस पर महत्वपूर्ण फैसला आया है और कहीं ना कहीं ये बात साबित होती आई है कि विश्वविद्यालय हो या शिक्षा के कोई भी संकुल, उसमें इस तरह की बात बेमानी है। हम हैं इस समय जोधपुर में, जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में। छात्र और छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद हैं हमारे साथ, जानते हैं उससे इस पूरे मामले पर उनका क्या रुख है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को। जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं। जिस प्रकार से कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है कि स्कूल में अनिवार्य रूप से हिजाब का प्रचलन नहीं है, और जिस प्रकार से फैसला आया है कि भाई ऐसे तो मतलब कोई भी धोती कुर्ता पहन के भी स्कूल में चला जाएगा, तो ये जो महत्वपूर्ण फैसला आया है ना हिजाब पर, ये वाकई काबिल तारीफ है और हम इसका स्वागत करते हैं। ये इस फैसले के लेकर हम लोग बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, बिकॉज ऑफ ये ऐसे तो कोई भी कुछ भी यूनिफॉर्म पहन के आ जाए, फिर स्कूल की यूनिफॉर्म तो रहेगी ही नहीं, पता कैसे चलेगा कि स्कूल के स्टूडेंट है या नहीं है। इसलिए जो कोर्ट ने फैसला लिया वो एकदम सही है। एग्जैक्टली कोर्ट ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। अगर आप यूनिफॉर्म रख रहे तो धर्म से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माननीय हाईकोर्ट के फैसले का हम सभी स्वागत करते हैं। चाहे शिक्षा का कोई भी परिसर हो, कोई भी कैंपस हो, उसका एक यूनिफॉर्म होता है जिससे समानताएं बनी रहे, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आता हो। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया हम स्वागत करते हैं। अगर बुर्के, हिजाब या दूसरे जो भी धर्म से संबंधित ड्रेस है वो अलाउ कर देंगे तो वहाँ शिक्षा का वातावरण अनुकूल नहीं रहेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इस आधार पे ये ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। सर, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा शिक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। हिजाब को देखते हुए, जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी चुनाव जैसे ही पास में इनको एक राजनीतिक मुद्दा मिला तो इसको अपने धर्म के हिसाब से इनको बांटा गया, जिससे जो अपना मुस्लिम समुदाय है उसको अलग अलग बांटा जाए। ये कहीं नहीं लिख रखा है कि हिजाब के अंदर ही स्कूल में अनिवार्य हो, कभी भी ये नहीं लिख रखा है। तो कर्नाटक का जो फैसला हुआ है उसके लिए हम सभी बहुत खुशी हैं और उसका स्वागत करते हैं। निरंतर इसी तरह फैसला लेते रहे कर्नाटक सरकार, आपसे ये मेरा आग्रह है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के निर्णय से उदयपुर के लोग भी खासे खुश हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य भाग नहीं है, ऐसे में स्कूलों में इसे बैन रखा जाएगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट में छात्राओं की ओर से लगाई गई सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है। उदयपुर के लोगों का कहना है कि कोर्ट के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए, साथ ही स्कूलों में ड्रेस कोड के साथ ही विद्यार्थियों को प्रवेश मिलना चाहिए। लेकर चल रहे मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज निर्णय सुना दिया है और हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हिजाब को स्कूल में लगातार बैन रखा जाएगा। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य भाग नहीं है। इसको लेकर लगातार विवाद चल रहा था और ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले के बाद में स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है कि जो छात्रा हैं वो स्कूल में हिजाब पहनकर नहीं जा सकेगी और हिजाब जो है वो स्कूलों में बैन रहेगा। और इसको लेकर जो याचिका लगाई गई थी उस सभी याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उदयपुर से हमारे साथ में कुछ प्रबुद्धजन है, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। जी देखिए, वास्तव में कोर्ट का फैसला है, हम इसको सही मानते हैं। कारण क्या है कि इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और वाकई में हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति हम लोग कहते हैं, गुरुकुलों में भी कहीं ना कहीं एक ड्रेस कोड होता था उस समय भी कि ये ड्रेस आप पहन के आओ, इसके अलावा ड्रेस है तो वो अलाउ नहीं होगी। तो उसी के अनुरूप देखते हुए कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला सबको मान्य होना चाहिए और उस फैसले को आगे भी गति देनी चाहिए। तो आप क्या मानते हैं इस फैसले को लेकर, क्या कहना चाहिए? हम इस कोर्ट के जो कोर्ट ने जो आदेश निकाला है अब उसको सफल करते हैं। कोर्ट ने कानून से ऊपर कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा और हमें खुशी है कि हमारी मुस्लिम बहनों को इससे कुछ राहत मिलेगी। हम भी यही चाहते हैं कि क्योंकि वो जबरन थोपा जाने वाला जो है ना, ये जो हिजाब का होता है उनको भी कुछ परेशानी आती है, पर अपने धर्म की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती हैं। तो हम अपनी मुस्लिम बहनों को धन्यवाद बधाई देना चाहते हैं कि कोर्ट ने उनकी सहायता करी है, उनकी रक्षा के लिए कदम उठाया है। हम सभी कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।
और कर लेते हैं अगली खबर का। बीएसटीसी बीएड विवाद से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीएसटीसी अभ्यर्थियों और राजस्थान सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही कोर्ट ने बीएड डिग्री धारियों को राहत देने से इनकार कर दिया। इनकी संख्या करीब 9 लाख है। अब रीट लेवल 1 में बीएसटीसी अभ्यर्थियों को हक मिलेगा। इनकी संख्या करीब 7 लाख है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 15,500 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। लेवल 1 के पद बीएसटीसी कैंडिडेट से ही भरे जाएंगे, जबकि बीएड कैंडिडेट्स को लेवल 2 में ही नियुक्ति का हक मिल सकेगा। दरअसल 26 सितंबर 2021 को हुई रीट लेवल परीक्षा 1 में लगभग 9 लाख बीएड योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हुए। इसे लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने विरोध कर दिया। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई की गई। हाईकोर्ट के जज अकील कुरैशी और सुदेश बंसल की खंडपीठ ने एनसीटीई के नोटिफिकेशन को अव्यवहारिक बताते हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों परीक्षा देने वाले करीब 9 लाख अभ्यर्थी लेवल 1 के लिए अयोग्य ठहरा दिए गए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग में डेपुटेशन के नाम पर चल रहे खेल को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने बीड़ा उठा लिया है, लेकिन एडिशनल चार्ज के नाम पर रिश्तेदारों को फायदा देने का भी खेल शुरू हो गया है। दौसा में कार्यरत एक चिकित्सक को जयपुर में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ऐसे में मंत्री की इस अभियान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डेप्यूटेशन का खेल घालमेल ही घालमेल। अपनों के नाम पर यह कैसा गड़बड़ झाला। एडिशनल चार्ज से क्या दूर होगा डेप्यूटेशन का मर्ज। अपनों को आजादी, डेप्यूटेशन की परसादी। अपनों को आजादी, डेप्यूटेशन की परसादी। जी हां, सवाल उठ रहे हैं स्वास्थ्य महकमे के उस फैसले पर जिसमें 18 फरवरी को सभी सरप्लस डॉक्टर्स को कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किए गए थे। सवाल उठ रहे हैं उस फैसले पर जिसमें डेप्यूटेशन के नाम पर चल रहे खेल को खत्म करने का चिकित्सा मंत्री ने बीड़ा उठाया था, लेकिन एडिशनल चार्ज के नाम पर अपनों को फायदा पहुंचाने का खेल शुरू हो गया है। दरअसल दौसा में पोस्टेड डॉक्टर सीएल मीणा को जयपुर में एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। डॉक्टर सीएल मीणा को दिया गया है खाद्य सुरक्षा में संयुक्त आयुक्त का भी पदभार। ऐसे में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा की मंशा पर सवाल उठाए हैं। ये सरकार की एक अपनी अंतरिम व्यवस्था होती है। व्यवस्थाएं मेंटेन रखने के लिए, चलाने के लिए कई बार ऐसे 1-2 निर्णय लिए जाते हैं जो काफ़ी समय से लिए जाते रहे हैं, और अब भी यदि ऐसा लिया गया है तो मेरे ख्याल से जो समानीकरण करते हुए विशेष चिकित्सकों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, सभी के साथ एक समान बर्ताव होगा, ऐसी मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं। और हमने आज माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है कि आप जो है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कैडर लागू करें, जिससे ये इस तरह की विकृतियां स्वतः ही समाप्त हो जाए। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक ही अधिकारी 2 जिलों में अपने काम के साथ न्याय कैसे कर सकता है, जबकि दौसा और जयपुर के बीच 60 किलोमीटर की दूरी है। 2011 में कांग्रेस सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था कैडर निर्माण का। हमने उनसे निवेदन किया है कि यदि आप कैडर का निर्माण कर देते हैं तो ये जो समस्या है प्रतिनियुक्ति वाली और कार्य व्यवस्था वाली, ये समस्या मूलतः जड़ से ही खत्म हो जाएगी। और हमारी मूल भावना भी यही थी। कैडर का मांग हमने इसीलिए रखा था कि पर्टिकुलर पोस्ट पर उस लेवल का व्यक्ति जिसकी सर्विस हो और उस पद के इक्विवेलेंट हो, वही उस पद पर बैठे, और यही मांग हमने आज। अभी जो अधिशेष चिकित्सकों को हटाने का फैसला किया है, फैसला भले ही ले सरकार, लेकिन एक नीति होनी चाहिए और एक नीति तय करके समानीकरण की, और उसके तहत यदि अधिशेष चिकित्सक हटते हैं तो। सच है कि प्रदेश में डेप्यूटेशन के नाम पर खेल चल रहा है। ये भी सच है कई डॉक्टर्स और एएनएम वेतन कहीं से उठा रहे हैं और काम कहीं और कर रहे हैं।
लेकिन सवाल है कि क्या डेप्यूटेशन के साथ ही एडिशनल चार्ज के नाम से चल रहे खेल का खेल चिकित्सा मंत्री जल्द खत्म करेंगे या फिर अपनों को डेप्यूटेशन की प्रसादी मिलती रहेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और खबर डूंगरपुर से है, जहां जिले के सरकारी राशन उपभोक्ताओं के साथ भारतीय खाद्य निगम का भद्दा मजाक सामने आया है। दरअसल जिले के गरीब उपभोक्ताओं को बांटने के लिए पंजाब से 26,000 मैट्रिक टन गेहूं कल मालगाड़ी के जरिए डूंगरपुर पहुंचाया गया है, लेकिन ये गेहूं सड़ा और भींगा हुआ है। वहीं निगम के पास इस 26,000 मैट्रिक टन के अलावा एक दाना अनाज का नहीं है। ऐसे में अप्रैल के महीने में गरीबों की रसोई में चूल्हा कैसे जलेगा, इसका जवाब सरकारी महकमे के पास नहीं है। वहीं एफसीआई के एजीएम मंडल ने भी कहा है कि गेहूं खाने योग्य है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। डूंगरपुर जिले की गरीब जनता के साथ किए जा रहे इस भद्दे मजाक को लेकर रसद विभाग और एफसीआई के अधिकारी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में या तो रसद विभाग मजबूरी में इसी सड़े हुए गेहूं को बांटकर अपनी कर्तव्य को पूरा कर लेगा, या फिर जिला प्रशासन और एफसीआई मिलकर अप्रैल माह से पहले नया गेहूं, खाने योग्य गेहूं मंगवाने में सफल हो पाते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ दौरे पर हैं। इस दौरान राजे ने कहा कि वो कोरोना का हाल में दिवंगत हुए झालावाड़ परिवार के लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देने आई हैं। उनकी देव दर्शन यात्रा में शामिल होने आई हैं, लोगों का धन्यवाद देने आई हैं। साथ ही उन्होंने बजट को लेकर राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं प्रेस वार्ता में राजे ने कहा कि हम राजनीति में विकास करते हैं, जबकि कांग्रेस विकास में राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने बजट की स्क्रिप्ट तो लिख दी, लेकिन इसके हकीकत में बदलने की कोई संभावना नहीं है। के बीच में जो अंतर था वो हमारी नीतियों के ऊपर हमने माना। हम लोगों ने ये कोशिश की कि हमारे विकास राजनीति के अंदर हो, ओनली पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स नहीं, बट डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स को करने की हम लोगों ने कोशिश की। वहाँ मैं देख रही हूँ कि उनकी राजनीति के अंदर वो विकास जहाँ ज़रूरी है, राजनीति के अंदर विकास करने की उन्होंने कोशिश की। वेयर इट इज़ यूजफुल देयर यू ब्रिंग डेवलपमेंट। हम लोगों का वो डेवलपमेंट अप्रोच विद इन पॉलिटिक्स, दिस इज राजनीति के अंदर विकास, डिफरेंस ऑफ। उधर राजस्थान में वैक्सीनेशन का नया दौर कल से शुरू होने जा रहा है। कल से 12 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण होगा। इस आयु वर्ग के प्रदेश में करीब 30 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस आयु वर्ग के बच्चों को बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कोर्बेवैक्स लगाई जाएगी। प्रदेश के पास 30 लाख से ज्यादा कोर्बेवैक्स वैक्सीन केंद्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है और वैक्सीनेशन के लिए सभी जिलों में उपलब्ध भी करवा दी गई है। 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को पहली और दूसरी डोज के बीच 28 दिन का अंतराल रखा जाएगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार 12 वर्ष से 13 वर्ष के 15,91,000 और 13 से 14 वर्ष के 14,96,000 लाभार्थियों का टीकाकरण होना है। प्रदेश में कुल 12 से 14 वर्ष के कुल 30,87,000 लक्षित लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कल यानी कि 16 मार्च से हम 12 से 14 साल आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट करेंगे और उसके लिए सभी जिलों में हमने वैक्सीन पहुंचा दी है और अलग से हम वैक्सीनेशन के सेंटर्स बनवाएंगे, क्योंकि ये वैक्सीन अलग तरह की वैक्सीन है, कोर्बेवैक्स नाम है, तो अलग सेंटरों पर ये वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके लिए वैक्सीनेटर भी अलग होगा, सेंटर भी अलग होगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण होली जैसे त्योहार का रंग गायब हो गया था, लेकिन इस बार लोग इस होली में पिछले दोनों सालों का कसर निकालने वाले हैं। रंगों के इस त्योहार को लेकर बाजारों में एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। ऐसे में रंगों के लिए जयपुर के मशहूर त्रिपोलिया बाजार में हमारे संवाददाता सचिन कुमार शर्मा ने दुकानदारों और खरीदारों से खास बातचीत की। साल बाद लोग होली के पर्व को खुलकर मनाने जा रहे हैं, क्योंकि सभी तरह की पाबंदियां जो हैं इस समय हट गई है। मैं इस समय मौजूद हूं त्रिपोलिया बाजार में, जो अपनी खास तरह के गुलाल
पिचकारी और होली से संबंधित साजो सामान के लिए जाना जाता है। लोगों की खरीदारी करते हुए जो तस्वीरें हैं वो इस बाज़ार में आम हैं। हर तरह का गुलाल आपको यहाँ पे मिलेगा। हर्बल गुलाल जिसकी बात कर लीजिए वो यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके साथ ही अरारोट से बना हुआ गुलाल आपको मिलेगा और साथ ही जो फूलों से बनने वाला गुलाल है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हर तरह का रंग आपको देखने के लिए मिलेगा। गुलालों की खासियत बताएं उससे पहले कुछ लोग जो खरीदारी करने यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस पूरे बाज़ार में क्या कुछ लेने आए हैं, क्या कुछ वो यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं। मैम आप बताइए, आप यहाँ होली कब से मना रहे हैं, किस तरह से त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं आप? होली हम बहुत सालों से यहाँ मना रहे हैं और अभी फ़िलहाल हम गुलाल खरीदने आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा फेमस है कि अबीर गुलाल बहुत फेमस है जो बहुत हेल्दी होती है, जिसमें मिलावट नहीं आता, तो वो गुलाल हम स्पेशली यहाँ से खरीदने आए हैं। आप भी शॉपिंग करने आए हैं, किस तरह से होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, कब से होली मना रहे हैं? हम हर साल यहीं आते हैं। बहुत अच्छी सी यहाँ की गुलाल फेमस है, सबसे पुरानी शॉप है यहाँ की, तो हम यहाँ की गुलाल अच्छी लगती है और बहुत मज़ा आता है यहाँ की गुलाल से होली खेलने में। भैया लोग आपकी गुलाल की तारीफ़ करते हैं, क्या खास बात है जो और गुलालों से आपकी दुकान को अलग करते हैं? क्या नया लेके आए इस बार आप? सर हमारी गुलाल के अंदर क्या, एक तो विदाउट केमिकल, कोई केमिकल नहीं होता हमारी गुलाल से। जैसे आप देखेंगे, आप खुद भी देखेंगे तो हमारी गुलाल के अंदर एकदम सॉफ्ट गुलाल होती है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं। होली आगमन के साथ ही बीकानेर अब होली के उत्सव में रंगने लगा है। आज बीकानेर में हर्षों की ढाल पर परंपरागत पानी की डोलची मार होली खेली गई। दरअसल बीकानेर के हर्ष और व्यास जाति के लोग सदियों से डोलची मार होली की परंपरा निभाते आ रहे हैं। यहाँ रंग की बजाय पानी से होली खेलते हैं। यहाँ डोलची से होली खेलने की परंपरा है। माना जाता है कि पानी की वार से एक दूसरे पर जितना तेज होगा, जितना दर्द होगा, प्रेम उतना ही बढ़ेगा। इस खेल में हर आयु के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस अनूठे आयोजन को देखने के लिए घरों पर बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। लगभग 2 घंटे तक चले इस पारंपरिक खेल में व्यास गति के लोग गिर के रूप में हर्षों की ढाल पर पहुंचे और उन्होंने हर्ष जाति के लोगों को डोलची खेल के लिए आमंत्रित किया। उधर राजधानी जयपुर में ब्रिजवासी मित्र मंडल के द्वारा विशाल भाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां छोटी काशी में बाबा के भजनों पर श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली। छोटी काशी में विशाल बाबा श्याम की झांकी भी सजाई गई और इत्र की होली, फूलों की होली, भजनों की होली का रसपान किया गया। इस दौरान ब्रिजवासी मित्र के मंडल के संरक्षक श्री श्री 108 संत बाबा श्यामदास महाराज जी मौजूद रहे और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। वहीं ब्रिजवासी मित्र मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहदेव सिंह जादौन ने बताया है कि ये मंडल सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य करता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।